बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं तैयार हूं। आप सबको दीपोत्सव की, जो कि आज से प्रारंभ हो रहा है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ हो, मंगल हो, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए तमाम सारे लोग आज जो हैं खरीदारी के लिए बाजार में निकले हुए हैं। बाजार सजा हुआ है, रौनक चारों तरफ दिख रही है और मेहमान भी हमारे आज खास तौर से सज के आए हैं। अब ये मेरी तरफ मत देखिएगा, मैं भी थोड़ा बहुत तो कुछ मैंने चेंज किया है, लेकिन यकीनन हूं मैं वही जो मेरे मेहमान हैं। जरा उनको तरफ भी गौर करते हैं। अनिरुद्ध प्रताप जी मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जब्बार साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते। कहां से आना हुआ साहब? यूपी से। यूपी में? वो तो मैं समझ गया, मैं तो यूपी में ही खड़ा हूं। कहां से यूपी में? रामपुर। रामपुर से हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो में शरीक हो रहे हैं आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद फरमान मियाँ। मोहम्मद फरमान मियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको दीपावली, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत। यहाँ आ गए आप? रहते नोएडा में हैं आप? नहीं, मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ। इंदिरापुरम में आपको देखा, पता चला यहाँ। हाँ, मैं 5-6 दिन 7 दिन, आप तो मैं समझ सकता हूँ वहाँ की तड़प के नॉट प्लेस की। दूर पड़ता है थोड़ा। हाँ, वो बहुत दूर पड़ता है, मैं समझता हूँ। और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुलाब का फूल बाजी आपके लिए आया है, ले मैंने लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ये मैं आज उन शख्स को देता हूं जो बहुत दिनों बाद आए हैं, छुट्टी पे आए हैं, इसलिए बैंड में अपने पास आ गए हैं। इनकी नौकरी लग गई है। मई के बाद ये जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो मेरा बैंड डिसमेंटल हो गया था बहुत दिनों के लिए। आज ये छुट्टी पे लौटे हैं, लिहाजा मेरे पास आए हैं मिलने के लिए, और इसके हकदार आप हैं। सरकारी सेवा में लग जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत साल बैंड बजाया, दोनों ब्रदर्स ने। आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं। दीपावली की आपको अभिषेक, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पाजी कहते हैं कि आप मुझसे बात नहीं करते, आपने बहुत समय से मुझसे बात करना छोड़ दिया है। नहीं बाजी, मैं आपसे नहीं बात करना छोड़ सकता। अगर मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगा तो मैं, यकीन मानिए कि मैं अपने आप से रूठ के आऊं, जो कि होना बहुत मुश्किल है। मैं दरअसल कहना यह चाहता हूं, ये जो उत्सव है 4 दिन का या 5 दिन का, इस बार कोई नहीं 31 को दिवाली, कोई कह रहा है 1 तारीख की दिवाली, मेरे जो भी है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो ये दीप मालाएं सजी हैं, इस त्योहार में अपने परिवार के साथ बैठिए, अपने परिवार से जरूर बातचीत करिए, और खास तौर से 2 लोगों से जरूर बात करिए। एक तो आपके अपने बच्चे, उनसे जरूर बात करिए। मोबाइल किनारे रख के, थोड़ा दूर फेंक के उन बच्चों से जरूर बात करिए। उनको पास बैठा लिए, वो आएंगे नहीं, कुछ बताएंगे, लेकिन नहीं, उनको बुलाइए, उनसे बात करिए। और दूसरा, अपने बुजुर्गों से जरूर बात करिए, क्योंकि बच्चे जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको डिराइव करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ सीखेंगे। मुझे लगता है कि इन त्योहारों में ये परंपराएं कहीं भाग दौड़ में, गिफ्ट में, आदान प्रदान में ये कहीं खोती जा रही हैं। लिहाजा मैंने ये बात कहना जरूरी समझा कि एक बार घर में, परिवार में बातचीत का सिलसिला जरूर होना चाहिए। मुझे नौकरी से याद आया, मैं आज बात कर रहा था उनकी सरकारी नौकरी की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे। और ये रोजगार मेला जो था 13वां रोजगार मेला था, और उसमें नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने आज बहुत सारी बातें कही, मैं 1-2 बातें जरूर कहना चाहूंगा कि रोजगार मेले की शुरुआत 2022 से हुई थी। 51,000 युवाओं को उन्होंने आज नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आज उन्होंने कहा कि ये पहले जो था वो थोड़ा सा नियत के खोट था, सरकार में नियत में खोट था, आज युवा इसको देख सकता है। और एक जो सबसे खास बात जिसको मैं आज यहां पे खास तौर से कहना चाहता हूं कि पिछले दशक में, यानी 10 साल में, मैं हरनाम जी के पास गौर तलब ये रखना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पिछले दशक में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। 10 करोड़ से ज्यादा। यह आंकड़ा बहुत लोगों को नजर नहीं आता,
सरकार ने इन सबको सपोर्ट किया है। ये महिलाएं किसी न किसी रोजगार से जुड़ी हैं। इनमें से 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाना चाहते हैं, मतलब बहुत स्पष्ट कहा, बनाना चाहते हैं। इनमें से 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं और तीसरी की तरफ बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज मैंने अर्थव्यवस्था पे इसलिए बोला, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बातचीत कभी नहीं होती, मैंने जानबूझ के आज इस बात को छेड़ा है। आज मौका भी है 51,000 का। मैं सबसे पहले आज आपसे शुरू करना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं शुरू करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपको मौका देता हूं, उसके बाद मैं हरनाम को, एंड देन द बीजेपी। जी देखिए प्रतीक जी, इस दीपोत्सव के मौके पर अगर जो है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा अगर इस तरह का प्रयास किया जाता है, देखिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रोजगार की परिभाषा आज तक जो है किसी भी सरकार के द्वारा डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें, कोई भी काम जो करने योग्य है उससे आमदनी की प्राप्ति होती है, वो रोजगार है। अब जो काम करने योग्य नहीं है उससे अगर आमदनी आती है तो वो रोजगार की श्रेणी में नहीं आ सकता जो है। हाँ, मैं जरूर ये सरकार से मांग करूंगा कि अब जो है बहुत समय निकल चुका है, अब आपको रोजगार की डेफिनेशन जो है डिफाइन करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो डिफाइन नहीं होगी तब तक ये विसंगतियां, कभी किसी एजेंसी का आंकड़ा, इस तरह की चीजें आती रहेंगी। अभी आपने जो आंकड़ा दिया उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं एग्जांपल को कोट करता हूं आपको, खादी की जो बिक्री पिछले जो है 2 दशक में जो थी वो 400 गुना बढ़ गई है। 400 गुना बढ़ी है ना? तो इस तरह से तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जो ये शो करते हैं कि हम लगातार जो है ग्रोइंग ट्रैक पे जा रहे हैं, लेकिन चूंकि मानव का स्वभाव है, हमेशा उसे ज्यादा अपेक्षा रहती है, तो ये निरंतर प्रक्रिया है, चलनी चाहिए। और देश आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी की तरफ जो उनके जो प्रयास जो जारी है, तो मेरा ये मानना मैं तेजी से बढ़ता। मैं आज सबसे पहले फुटकर वालों से बात करूंगा, फिर पार्टी वालों से आऊंगा। जी जब्बार साहब। जी जनाब। प्रतीक भाई, पहले तो आपके सभी दर्शकों को, आपको, सभी देशवासियों को दीपावली की और धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारकबाद। और देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने फिर से 51,000 रोजगार मेले के थ्रू जो है नौकरियां बांटी हैं। और इस पे मुझे बहुत पुरानी एक मूवी थी, उसमें डायलॉग था कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। आप ही कहते थे कि बांटते नहीं, जब बांटे हैं तो आपको ये लगता है। वादा तो कहते थे कि 15,000 20,000। अब बात कर लेते हैं जो नौकरियां बांटी गई हैं, उनमें जो आय है लोगों की, उसके ऊपर भी डिस्कशन करना चाहिए। देश के अंदर लगभग से 3% लोग ऐसे हैं पूरे देश के अंदर जो 800 रुपए पर डे कमाते हैं, चाहे सिर्फ 3%। 140 करोड़ जनता में सिर्फ 3%, और बहुत से युवा पर डे के हिसाब से। और देश के युवाओं का यह हाल है कि 12,000 रुपए से अधिक ना कमाने वाले, मतलब 12,000 रुपए जो पर मंथ कमाते हैं, वो देश के अंदर मात्र जो है 20 से 21% लोग हैं जो 12,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं। ये स्थिति है। और जो नौकरियां बांटी गई हैं उसके अंदर थोड़ा सा देख करके मैं बताता हूं, क्योंकि पिछले साल का जो मैंने रोजगार मेला 2021-22 से 22 के आसपास से स्टार्ट हुआ, उसमें उन लोगों को नियुक्तियां दी गई हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट लिए बैठे हैं, मतलब डिग्री लिए बैठे हैं, लेकिन उनकी नौकरियां जो हैं वो चपरासी की भी हैं। बहुत सी ऐसी नौकरियां जो योग्यता के आधार पर नहीं है। भयंकर बेरोजगारी है। और आपने 2 करोड़ का वादा करा था हर साल, और 51 इधर 2 करोड़ वाली बात कर लिया करिए, या तो फिर ये वाला आंकड़ा दे दिया करिए, दोनों। अच्छा ठीक जनाब, मैं बात आपकी सुनी। न तो बीजेपी। देखिए, सबसे बड़ा आज का उत्सव है धनतेरस का, धनवंतरी जी का, और दीपावली की हार्दिक शुभकामना आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को। एक सबसे बड़ी बात, विडंबना यह है कि बेरोजगार जनता नहीं, बेरोजगार राहुल गांधी और कांग्रेस है। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने क्या रखा था? रोजगार का मुद्दा रखा था। क्योंकि लोगों ने रेफरेंडम क्या दिया कि भैया आप पहले पैसे लेके, रिश्वत लेके विशेष धर्म, विशेष जाति के लोगों को नौकरियां दी जाती थी। इसी नोएडा में खड़ा हूं, 2017 के पहले यहां पे विशेष धर्म, विशेष जाति के लोगों को ऐसे जाता था बायोडाटा कि आप यूपी पीसीएस में सिलेक्शन कर दीजिए, उठा के थोक के भाव एसडीएम बना दीजिए। ये स्थितियां होती थी, जो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ रोजगार देना शुरू हुआ। बात सही है, कभी हमारे मित्र ने कहा कि रोजगार की परिभाषा बदलनी चाहिए। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं, तमाम यहां पे स्वरोजगार, कोई ज्वेलर्स की शॉप कर रहा है, कोई यहां पे इंडस्ट्रीज अपना तमाम दुकानें, इसका मतलब वो भी तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। भारत के अंदर 2014 के पहले 40,000 लोग केवल 1 करोड़ की इनकम डिक्लेयर करते थे सैलरीड के। आज 2.5 लाख से ज्यादा लोग इनकम टैक्स देते हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की है। भारत की इकोनॉमी
अगर देखा जाए तो हम 5वें स्थान पे जरूर, लेकिन हम तीसरे और चौथे पे जो हैं उनके लगभग बराबर में हैं। और भारत में चाहे मूडी हो, चाहे जेपी मॉर्गन हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, सबके चीफ ने कहा कि चाहे जो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और उसके बाद बेरोजगारी की बात करते हैं। 2000 अगर ये इनसे कहा जाए नेहरू जी ने क्या किया, कहेंगे नहीं वो बात मत करिए। अच्छा चलो 2004 से 2014 की बात कर लेते हैं। 2004 से 2014 की, आप बोलिएगा अपने टर्म में। 2004 से आप पढ़ के वही आए हैं जो राहुल गांधी की यूनिवर्सिटी ने आपको पढ़ाया है। आपको कभी नहीं पढ़ के आएंगे जो देश की यूनिवर्सिटी में आईएमएफ की गोपीनाथ मुंडे ने, जो गोपी चंद्रन ने जो है उनकी सेकंड चीफ, उन्होंने क्या बोला एक बार आप पढ़ लीजिए। अजय बंगा ने क्या कहा एक बार सुन लीजिए। मैं आया, बातचीत का सिलसिला है, लेकिन जो उधर खड़ा है किधर, प्रतीक जी। हाँ जी नमस्कार जी। बहुत मिलना चाहता था, बहुत मिलना चाहते थे, मिल गए ना? मिल गए तो यही बात अपनी बात है, मिल गए, बस मिलना बहुत जरूरी है। जी नमस्ते साहब, बहुत अच्छा। क्या नाम है साहब आपका? सतीश अग्रवाल जी। कैसे आना हुआ इधर आज? ये पूरी डेकोरेशन लाइटिंग आप ही की है? बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा काम है आपका। इसका मतलब आपकी है? हाँ मैं हाँ, ये ऐसे लोग कहते थे पुराने समय में, ऐसे ही कहते थे कि आपकी है ये हमारा कुछ नहीं है इसमें। नहीं है तो सब आप ही का, लेकिन कहते हैं आप हमारे लिए है कि होना चाहिए ना। हाँ ये होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है अग्रवाल साहब, बहुत बढ़िया लाइटनिंग की आपने ये व्यवस्था करी है और बहुत चम कर रहा है। बातचीत का सिलसिला दरअसल मैंने जहां छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करता हूं। मुझे आपकी बात से कहीं कोई वो नहीं है, सिवाय ये कि एसडीएम की जो नौकरी है वो ऐसे नहीं दी जा सकती। एसडीएम की नौकरी का एक तरीका है, वो काउंटर करना चाहूंगा। यूपी पीसीएस का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2017 के पहले नियुक्ति उनके चेयरमैन को हटाया गया, टर्मिनेट किया गया। भाई क्या कारण था? अगर छोड़ दीजिए, आप लिस्ट उठा के देखिए, ये सब मत बताइए। मैं भी क्वालिफाई करके आया हुआ हूं किसी स्टेट सर्विस के अंदर। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब बातें मत करिए। दूसरी चीज है, रोजगार की बात होती है। भारत मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड पोजीशन पे है। जहां 4 किलोमीटर हाईवे बनता था वहां 28 किलोमीटर हाईवे बन रहा। जहां एयरपोर्ट नहीं होते तो वहां 100 से ज्यादा एयरपोर्ट है। भारत के अंदर 80% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका रेलवे लाइन का। भारत के अंदर जब इतना चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब बिना रोजगार तो दिए तो नहीं हो रहा होगा। राइट ना तो कांग्रेस जी। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हरनाम जी आपको भी। दूसरी बात, आज जिन 51,000 लोगों को रोजगार मिला उनको मुबारकबाद जी। लेकिन इसको अगर कहा जाए कि जिस तरीके से देश में बेरोजगारी इस टाइम चरम पर और पीक पर थी, उसमें कहीं ना कहीं ये ऊंट में जीरे के बराबर है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और जहां तक मेरे साथी अभी आईएमएफ की बात कर रहे थे, तो आईएमएफ का ही खुद का अपना आंकड़ा है कि अरे सर आप सुन तो लीजिए, अभी आईएमएफ का ही मैं आईएमएफ का बता रहा हूं कि इस वक्त देश में जितने यहां नागरिक खड़े, हम सब मिला के सब लोग कम से कम 10-10 लाख 8 लाख रुपए कर्जे में हैं। ये तो 2014 के बाद हुआ है। जो ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि देश तो 2014 के बाद ही बना, उससे पहले तो लोग शायद रोटी खाते ही नहीं थे, लोगों को रोजगार ही नहीं था। आज जितनी बेरोजगारी पीक पर या चरम पर है, उसका उदाहरण जो आप एसएचजीज की बात अभी कर रहे थे, तो एसएचजीज कोई नया काम नहीं है। अमूल जब आया कोऑपरेटिव, ये कोई आज 2014 से पहले आया ना, ये लिज्जत पापड़ आया, ये दुनिया भर के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत हमने कोऑपरेटिव और माइक्रो क्रेडिट से जोड़कर महिलाओं को, छोटे उद्यमियों को जोड़ा, खादी को लाकर जोड़ा। तो इतने काम पहले भी होते रहे। खादी में 400 गुना की वृद्धि है। वो कह रहे 10 सालों का आप तो आंकड़ा पूछते हैं ना, वो 10 साल में वो 10 करोड़ बताते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के। लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट है। देखिए ऐसा है, जहां तक रोजगार की बात, और दोबारा लखपति दीदी पे भी आता हूं मैं, रोजगार की बात मेरे साथी बात कर रहे थे कि एसडीएम ऐसे लग जाते हैं। पहली बात बता दूं कि जो सिविल सर्विसेज है उसमें कोई ऐसे ही नौकरी नहीं लग जाता। अरे भाई साहब सुन लीजिए ना एक मिनट, अब सुन तो लीजिए। बल्कि आप लोगों ने, पूरा देश जानता है कि आप हरियाणा सरकार के अंदर जब आपकी सरकार थी किस तरीके से लगता थी यूपी हरियाणा सिविल सर्विस के अंदर? पैसे देके सीधे सीधे नियुक्तियां होती थी, इन्वेस्टिगेशन चला, लोग अरेस्ट हुए। उसके बाद में आप उठाइए, जब अखिलेश यादव सरकार थी, मुलायम यादव सरकार थी, किस तरीके से नियुक्तियां होती थी? भाई साहब पूरे देश को पता है कि आपने अरे भैया एक बार सुन तो लीजिए, आपने तो पूरे देश को दिखाया ना कि एक ही विचारधारा के लोग, आप ही की पार्टी के लोग, आपने बैकडोर से लेटरल एंट्री लाकर
लेटरल एंट्री लाकर जॉइंट सेक्रेटरी लगाने शुरू कर दिए थे। वो तो विपक्ष का दबाव था कि आपको वापस लाना पड़ा। राइट। जवाहरलाल नेहरू जी की बहन क्या थी जो इंडियन फॉरेन सर्विस क्वालिफाई की थी तो अमेरिका का एम्बेसडर बना दिया गया था? विजयलक्ष्मी पंडित को लेटरल एंट्री वो नहीं थी। मुंटेक सिंह अहलुवालिया क्या थे? मनमोहन सिंह क्या थे? लेटरल एंट्री आप करते? निंदा नीलकाणी क्या थे? क्या आप बात करते हैं? मैं बताता हूँ, वो लेटरल एंट्री है, वो लेटरल एंट्री है। ये बोल रहा है कि अमित शाह के सुनिए, मैं बताऊं आपको, मैं सुन लीजिए, वो गलत बात को जैसे वही संविधान खतरे में चिल्ला रहे हो। पहले मैं बता रहा हूं, वो जो राज्य की कमेटी होती है, क्रिकेट बोर्ड स्टेट कमेटी होता है, उसके बाद एक स्टेट का होता है। अरे आप शरद पवार से क्यों नहीं पूछते? आप शरद पवार से क्यों नहीं पूछते? यही तो है। लालू यादव किसे होंगे? नहीं, मैं सवाल पूछ लूंगा। जिनके अस्तित्व की परिभाषा जो है समाजवाद की जगह परिवारवाद हो, वो कैसे परिभाषा में परिभाषित करेंगे? मैं आपसे एक बात बोले कि बिहार क्रिकेट बोर्ड पे सवाल पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे अभी आप। तो क्या हुआ बिहार क्रिकेट बोर्ड में, बताइए आप क्या हुआ? परिवारवाद, मैं आपसे पूछूं ना, परिवार पे सवाल पूछो। आप ये मानते हैं कि राघवेंद्र दुबे डिस्ट्रिक्ट कमेटी का चुनाव होगा, वहां चुने जाएंगे, तब आप वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने 4 इम्तिहान पास किए हैं तो अच्छी बात है। तो नहीं के कारण तो मान लो ना, जैसा कि भाई अमित शाह जी के कारण ही तो बने हैं। तो हम बोलते हैं मुलायम सिंह की वजह से, अरे मुलायम सिंह की वजह से ही तो बने हैं। वोट दिया जनता ने। वाह रे अग्रवाल साहब, सजाया आप ही ने है ना? हाँ, मैं यही तो पूछ रहा था आपसे। सूप बोले जिसमें 72 छेद। अरे न बोलो नहीं तो दिक्कत है जी। वो कहाँ गया मेरे गाने वाले? क्या आओ, चलो, कहाँ चले गए? न छेड़ो, क्या है लाइन? सुनाओ जल्दी से, जल्दी सुनाओ। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। ओ दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, बड़े मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी। अब आया, अब आपसे पूछेंगे। हाँ, अब बात करेंगे। हाँ तो बताओ ना, चलनी और सूप में क्या फर्क है? मैं सवाल पूछा मैंने, चलनी और सूप में फर्क बताओ। तो लीजिए, अभी बता ही दे रहे हैं। आप इतने परेशान क्यों हो गए? नहीं, इसलिए परेशान हो गए कि चलनी आज बहुत तेज बोल रही है। आप थोड़ी पार्टी में। नहीं, हम पार्टी में नहीं, लेकिन हाँ, आप पार्टी तो ऐसे ही रहा। अभी आप पार्टी के बाहर हैं। पार्टी के बाहर हैं, तो आप इतने परेशान क्यों? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे ये बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप बात करिए। तो मुझे बताइए ना, मुझे नहीं, अब तो आप सवाल सुनिएंगे। अब तो आप सवाल, शिवपाल जी कौन है मुलायम जी के? मैं बता रहा हूँ। मैं बता क्या रहा, मैं बता रहा हूँ कौन है, बताइए। आप वही रहिए, अब वही रहिए, बताइए कौन है। देखिए, अपने भाई, अपने भतीजा, अपने पोता अभी तेज प्रताप यादव कौन है जो करहल से लड़ रहा है, ये भी तो बताइए। राघवेंद्र जी, मुद्दे पे आ जाइए, रोजी रोजगार पे बात करिए। कहाँ परिवार के चक्कर में फंस गए आप? फिर अभी इनसे कहेंगे कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, उनके बेटा संदीप सिंह। लेकिन पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं है कोई, पार्टी का है कि नहीं? नहीं, प्रेसिडेंट नहीं है कोई राघवेंद्र दुबे। अब दूसरी बात बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष कब बनेंगे, ये मुझे बताओ। बताओ मुझे बताओ। यहाँ पर कौन बन रहा है? मोदी जी बन रहे हैं। मोदी जी बन गए, उनकी सीट खाली हो रही है क्या? और कार्यकर्ता कहीं नहीं है। नोएडा में मैं बताता हूँ तुम्हें 4। राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह यहाँ विधायक। अरे हम कह रहे हैं परिवार, परिवारवाद के कारण यहाँ विधायक बने कि नहीं बने? अब इनको अच्छा, परिवार और वंश में राघवेंद्र दुबे, एक मिनट आराम, परिवार और वंश में फर्क है ना जी। देखिए, सबसे पहले सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे बात हो रही थी यूपी पीसीएस की खर्ची और पर्ची पे, जैसे हरियाणा में होता था उसी तरह यूपी में होता था। अनिल यादव कौन है? यहाँ की जनता और सब जानती है कि माननीय हाई कोर्ट के कहने पे अखिलेश यादव जी ने 2015 मुद्दे पे आओ। मुझे नहीं, परिवार से नहीं मतलब, बहस इस पे नहीं थी, मुद्दे पे आओ।
मुद्दे पे है कि अगर आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है 5वें नंबर पे है, अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व 688 बिलियन डॉलर का हो चुका है। हम जो है पिछले साल 2023 का आंकड़ा है कि 77 बिलियन डॉलर का एफडीआई भारत में आया है। आप एक ऐसे गहरे जो हंगर इंडेक्स देता है उसको आप कोट करते हो। हरनाम वर्ल्ड बैंक IMF कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था 7% होगी, तो आप हंसते हो भारत की अर्थव्यवस्था पे। आज हम डिफेंस का जो उत्पादन कर रहे हैं पूरे 100 देश को बेच रहे हैं, और आपके नहीं तो ऐसा करा करो, कभी कभी एक काम किया करो, शब्द से ज्यादा भारी होते हैं चित्र, तो पेपर का ले आया करो, कभी कभी पेपर लाके दिखाया करो, देखो ये जो है अब हम बनाने वाले हैं 40 बनाएंगे या 56 बनाएंगे क्या? हाँ जी, हाँ क्या हो गया टाटा के साथ? वो बनेंगे, हेलीकॉप्टर बनेंगे, तेजस विमान बनेंगे, और काफी लोग हैं, एयरक्राफ्ट बनेंगे, और उससे डिफेंस मजबूत होगा अपना। क्या नाम है आपका? हेवेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी, जी 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 जी। लेकिन विपक्ष, हाँ जी हाँ जी, दिखाई दे रहा है, इनकी नजरें पता नहीं कहाँ चकाचौंध हो रखी। अरे भैया जो है देश में डिफेंस में जो हम सबसे बड़े क्या नाम जो है इम्पोर्टर हैं, और बुंदेलखंड में, यूपी में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिफेंस हब एस्टेब्लिश हो रहा है। स्पेन के साथ जी, स्पेन के साथ हुआ है। हाँ देखिए, बड़ा आदमी वो होता है जो विजनरी होता है, वो परंपरा छोड़ जाता है, उसके पीछे चलना होता है, उसके पीछे चलते रहिए, परंपरा है वो। जी राघवेंद्र जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी दोनों बीजेपी के प्रवक्ता ने भी आरोप लगाया, इन्होंने लगा यूपीपीएससी में उन्होंने कहा ऐसी भर्ती हो रहे थे, एसडीएम भर्ती हो रहे थे, दूसरी भर्ती। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रेडियो झूठिस्तान है, जो भी बोलेंगे झूठे ही बोलेंगे। अगर आपकी सरकार 5 साल पहले रह ली योगी जी की, दूसरा कार्यकाल भी है, 10 साल से मोदी जी हैं, तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। अरे भाई, तुम क्या भजन मंडली हो, भजन गाते रहते हो? तो नहीं उनका क्या आप भी मिले हुए उनसे? क्या मिले हुए उन लोगों से जिन लोगों ने ये काम किया है? लेकिन झूठ बोलने के बाद बार बार झूठ बोलते रहिए। और दूसरी बार रही जहां तक नौकरी की बात है, नौकरी 51,000 नौकरी ऐसे ही है। एक कहावत होती है ना, ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन हमें लगता है ये भी कहावत उन्होंने फेल कर दी। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात की थी, लेकिन आप 51 का आप कार्यक्रम चला रहे हैं, 13वां मेला। अरे बेरोजगार से पूछो, बेरोजगारों का मेला चल रहा है, और उसमें वो अपने को अकेला समझ रहा है। राइट, रोजगार का नहीं, एक मिनट शर्मा जी, रोजगार वाले मुद्दे पे बीजेपी रिप्लाई करेगी। अच्छा मैं आ गया, बाबूजी आ गया, कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ लूंगा, मैं पूछ लूंगा, नाराज नहीं होते। जी क्या नाम है? मृत्युंजय राउत साहब। हाँ उड़ीसा? हाँ उड़ीसा का। मैं बता रहा हूँ जो बेरोजगारी बोल रहे हैं ना, बेरोजगारी यहाँ पे देखो आदमी ढूंढा मिल नहीं रहे, जो रंगदारी करते हैं वो बेरोजगारी हो गई। और दूसरा चीज ये जो बोल रहे हैं बिजनेस की, अब ये अरे मैं बता रहा हूँ, प्रूफ दूंगा। 1 लाख का काम आज का तारीख में यूपी गवर्नमेंट में जाओ, आपको क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन जाना पड़ेगा, टेंडर भरना पड़ेगा। इससे पहले जोगी से पहले सारी पर्ची में 10 लाख करोड़ वो जो चाहते थे वही मिलता था। बिजनेस में ये फर्क हो गया। साहब आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। मैं बिल्कुल दे दूंगा, हर नाम ने हाथ उठाया था। नौकरी के सवाल का जवाब बीजेपी देगी, एक्सपर्ट देंगे, ये उससे मुझे नहीं लेना। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि ये झूठा स्थान है। दुबे जी 2 कदम आगे आओ और मुझे बताओ कि मई के बाद कौन से संविधान में बदलाव आ गया? जरा मुझे बताओ, संविधान कहां खतरे में पड़ गया, कहां पानी में, तालाब में डूबा जा रहा है? मुझे संविधान में आएगा, अभी तो सत्ता ही नहीं गया। रोजगार की बात ना करके कितने भुखमरी बढ़ी है वो बताओ। भुखमरी कम हुई है, ज्यादा हुई? रोजगार है कि नहीं है? धरातल पे कोई नहीं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, वो इससे जोड़ते हैं। वो मैं वही पूछ रहा था कि एक स्वप्न जाल खींचिए, और मैं आ गया जब बात, मैं बिल्कुल आप ही की डिबेट है, मैं आप ही के पास आऊंगा, जाऊंगा कहां? तो एक स्वप्न जाल खींचिए, स्वप्न जाल में आप फंसे रहिए और बात करते रहिए। नमस्ते, खरीदारी करने आ गई आप? कहां यहाँ पे हल्लाबाजी में, लड़ाई झगड़े में भागे चले आए। मैं तो, मेरी तो आवाज घूमी रही होगी बाजार में, तेज आवाज आती है। देखा भागते चले आए। वो बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? वंदना सिंह। वंदना सिंह। वंदना जी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और वो जो नोएडा पुलिस खड़ी है उधर, उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेचारे आज देखिए ड्यूटी है, बाकी लोग घर में बैठे हैं। जी मैं आ गया। जवाब भाई बोलिए। प्रतीक भाई देखिए, आंकड़ों की जालबाजी को देखिए, लेकिन ये बताना भूल गए कि हमारे देश के ऊपर कर्ज कितना बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, हम तो तुमसे कह रहे थे कर्ज की तो बात हम कर ही लेंगे, हरनाम ने बोला। मैं लेकिन एक चीज मुझे जानना है, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो, हंसिए नहीं देखे जब बात, यही बात मुझे बहुत वो लगता है। प्रतीक भाई मुझे इसलिए हंसी आ जाती है कि जुमले फेंकने में भारतीय मुझे इस बात पे हंसी आ जाती है कि तुम पढ़ने वाली चीजों पे हमेशा ऐसे ही हंसते हो। जहां सीरियस, जहां कोई पढ़ी पढ़ाई की बात आएगी, पढ़ने लिखने की बात है, तुम हंसने लगते हो। प्रतीक भाई अब फिर मैं बोलूंगा, अगर पढ़ने लिखने की बात है तो शिक्षा का बजट इस बार फिर घटा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, नहीं प्रतीक भाई वो ओवरऑल बजट में बढ़ा है। पिछले साल बजट बढ़ा था, फिर बजट बढ़ा था, तो उस हिसाब से। लेकिन अगर उसकी परसेंटेज की बात करेंगे तो घटा है। डिफेंस का बजट भी इन्होंने काटा, तीसरी सबसे बड़ा। पर कैपिटा इनकम में भारत सरकार के अंदर जो युवा है और जो सेविंग हुआ करती थी पहले लोगों की, वो लगातार घट रही है। लोग अपनी सेविंग से जो है ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। सेविंग लोगों की नहीं बढ़ रही। पूछिए जनता से कितनी सेविंग उनकी हुआ करती थी पहले और आज कितनी हुआ करती थी। लोगों की सेविंग घट रही है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां, एफएमसीजी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑटोमोबाइल की कंपनियां ये कह रही हैं कि लोगों की जो खरीदने की कैपेसिटी है वो कम हो गई है। मैं तो एक बात, मैं देखिए सेविंग का एक प्रश्न है, जब आज जो कह रहे हैं सेविंग वाले मुद्दे पे बात कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोग डिस्कशन में लाते हैं, उसको गंभीरता से सुनना चाहिए और गंभीरता पे देना चाहिए, इससे कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, दुनिया के तमाम परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि हम कहां हैं, कहां पे मौजूद हैं, और बाकी दुनिया के लोग, तमाम सारे मुल्क जो हैं इस समय कहां पर हैं। सेविंग के तरीके बदल गए, लेकिन ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल मेथड्स पे भी जो है सेविंग्स के, ऑफ कोर्स उस पर ही बात कर लेंगे, हम उसी पे बात करेंगे। जी मैं बात कर लूंगा, लेकिन हाँ जी प्रतीक जी, जो बार बार ये कर्ज की बात करते हैं ना, असुस्थमा मारा गया उसके बाद संग बजा देना। अरे भैया, अगर आप जो कर्ज की बात करते हो तो पूरे बैलेंस शीट की बात करो ना। आपको देखना यह है कि कर्ज लेकर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है या जो कर्ज लेकर रेबड़ी बांटी जा रही है। जो अगर आज जो है बहुत ही रिमोट एरिया में अगर आपके हाईवेज बन रहे हैं, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, बिना पैसे के बन जाएंगे क्या? पहली बात। दूसरी बात, अभी आप ये बात कर रहे थे कि पर कैपिटा इनकम की, आप एक दशक पहले की बात करेंगे, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गई है। और एक टर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, उसमें हम जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पे हैं। तो ये संकेत आपको क्या दिखाता है? आप हमेशा वही बात करेंगे, सिलेक्टिव बात करेंगे, आधी अधूरी बात करेंगे। और देश की अर्थव्यवस्था कोई अकेले एक राज्य से मिलकर तो बनती नहीं है। समूचे जितने राज्य हैं, 31 मुख्यमंत्री हैं, वो सालों का योगदान है। तो श्रीमान जी, आधे से ज्यादा राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं। तो जरा बताइए महोदय कि जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, ये चुनाव के बाद कर्नाटक पहला ऐसा राज्य होता है जो डीजल के दाम बढ़ा देता है। जो क्यों भाई डीजल का दाम बढ़? मैं आता हूं, बिल्कुल आता हूं। बातचीत का सिलसिला जी राव साहब ठीक है। अब आपसे पूछ चुके, अब आप तो आनंद लो। कुछ आंकड़ा है क्या आपके पास? हाँ तो बोलिए फिर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं ना, सब कुछ पैसा इसी में जा रहा है, डेवलपमेंट नहीं जा रहा है। जो कर्ज हो रहा है ना, जब ये आदमी 50 लाख का मकान लेता है ना, वो 30 लाख कर्ज लेता है। हिंदुस्तान का डेवलपमेंट आप देखिए, जो रेलवे स्टेशन में जाने से पहले डर लगता था, अभी जाकर रेलवे स्टेशन में जाकर नीचे जमीन पे बैठ रहे हैं। एयरपोर्ट भी देखो, डेवलपमेंट देखो। और दूसरा चीज आप बोल रहे हो ना, सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, आंकड़ा देख रहा हूँ। सुनो, ऐसा सिचुएशन हिंदुस्तान में आप लोगों ने कर दिया था। जब भी सुबह न्यूज पेपर देखते थे ना, डरते थे, क्योंकि सबसे पहले घोटाला 4 पे तो जाता था। ये इतना खा लिया, सुना मैं बता रहा हूँ, सुना ये इतना खा लिया, वो इतना खा लिया, सब न्यूज पेपर लोगों ने जो एजुकेटेड लोग है ना, वो न्यूज पेपर देखना छोड़ दिया था, सबसे चीज। और आज का तारीख में कितना घोटाला हो रहा है आपको ही पता है। और सुना मैं बता रहा हूँ, जहां तक आप बोल रहे हो ना कर्ज की बात, जब जब भी डेवलपमेंट होती है ना, सेविंग कौन बोल रहा है? सेविंग नहीं। अब यहाँ, अरे अरब तो लगाना काम है। अब यहाँ पे देख लो कितना आदमी के पास से सारी आईफोन मिलेगा। आप बोल रहे हो पैसा नहीं है। पैसा जो मेहनत कर रहा है उसके पास तमाम पैसा। राउत साहब, मुझे मतलब लग रहा था कि आप हिंदी भाषी नहीं है, वो हिंदी भाषी है, वो शाहजहांपुर से आते हैं, आप उड़िया बोलने लगो फटाफट। नहीं, उड़िया की बात नहीं है। बात मैं ये बोल रहा हूँ, जो एक्चुअली मेहनत करता है, उसके पास पैसा का कोई कमी नहीं है। मैं एक्चुअली ऑपरेटिव पोर्शन ढूंढ रहा था कि ऑपरेटिव पोर्शन है कहाँ। ऑपरेटिव पोर्शन राउत साहब जब बोल रहे थे, मैंने पूरी बात सुनी, बाकी वो तो जवाब दे रहे थे। उन्होंने एक बात कही
अब वो महत्वपूर्ण बात है कि पहले जाने में रेलवे स्टेशन पे डर लगता था। आज रेलवे स्टेशन जाइए तो देख के खुश थे। तो उन्होंने कहा कि बेच दिया। बोले कि आपने तो बेच दिया, सब बेच दिया। जब्बार साहब ने कहा, जब्बार साहब आपके पास भी पूरा निजाम था, आप भी कर सकते थे। डेवलपमेंट लेके आते, लोगों को दिखाते, पार्टिसिपेशन करते, पार्टिसिपेशन में आते। आपको किसने रोका था? हरनाम। जी ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। जी देखिए, जो अर्थव्यवस्था का ज्ञान भारतीय जनता पार्टी बांट रही है ना, इनको ये पता होना चाहिए कि इस देश में ये नोटबंदी जो लेकर आए थे और कह रहे थे कि देश में ऐसे ही काला धन आके करोड़ों रुपया बैंकों में जमा हो जाएगा, और वो बैंकों का पैसा कहां गया? वो बैंकों का पैसा इनके उद्योगपति दोस्त लेकर चंपत हो गए हैं। और लोगों के घर में जो आज हमारी माताएं बहनें जब कनस्तरों में, घरों में से कहीं अपनी सेविंग निकाल लेती थी, इन त्योहारों के समय में बच्चों को शॉपिंग करा देती थी, आज उनके पास पैसे नहीं है। आज सब कुछ इन्होंने जब से डिजिटल कर दिया है, आज पैसा पूरा सरकार ने ग्रैब करके जीएसटी के माध्यम से, टैक्सेस के माध्यम से इतना कर दिया है कि अगर कुछ चंद लोगों को नौकरी मिल भी रही है शहरों में, तो आज उनके खर्चे इतने हैं कि वो बेचारे, भाई साहब, वो खर्चे इतने हैं कि आप समझ लीजिए उनके पास अपनी कमाई के बाद वो कर्जे में ही है। हरनाम जी आपकी बात मैंने सुनी, आपने बात कही, उसके बाद न जाने, मैं चुनाव से इसको जोड़ता भी नहीं, क्योंकि मैं आपने कहा कि नोटबंदी, उसके बाद चुनाव आए, बहुत एक ऐसा तर्क है जो बार बार सुनता हूं मैं नहीं जोड़ता। एक बहुत छोटा सा मुल्क है साउथ ईस्ट एशिया का, उसका जब पहला राष्ट्रपति बना तो उसने कहा कि मैं कुछ कदम ऐसे उठाने जा रहा हूं। हरनाम जी, वो मुल्क इतना बड़ा होगा, मान लीजिए नोएडा और दिल्ली को मिला लीजिए, इतना ही बड़ा है। तो तुलना तो नहीं की जा सकती। मैं तुलना उसके शेप और साइज पे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसने कहा कि मैं कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहा हूं जो बड़े ब्रूटल भी लग सकते हैं, बड़े कड़े भी लग सकते हैं, बड़े परेशानी वाले लग सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में उसकी कुछ फायदे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई स्कीम बहुत 100%, लेकिन मेरी एक बात पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी डिजिटल मनी ट्रांसफर योजना है ना, दुनिया भर में इसी की चर्चा है आज, दुनिया भर में चर्चा है। और यकीन, आप सिंगापुर नाम ले लिया ना आपने, दुनिया भर में चर्चा है। किसी ने कहा कि ठेले में जो केला बेचता है, राघवेंद्र जी, जो केला बेचता है वो कैसे चलाएगा? मैंने पूछा क्या? बोला यूपीआई कैसे चलाएगा? इंटरनेट कहां से आएंगे? इंटरनेट कहां से आएंगे? कैसे चलाएगा? आज चला भी रहा है, आपको बता भी रहा है, और पूरी दुनिया जानना चाहती है कि जो आपने कमाल किया है, राघवेंद्र जी, आप ही ने कमाल किया, वो कमाल कैसे हुआ? अमेरिका जैसे देश में ना हो पाया, वो यहां कैसे हो गया? जी, मैं रुकिए, मैं आ रहा हूं। आपको नहीं दिखेगा, मुझे मालूम है जवाद जी, जब तक आप चुनाव लड़के तसल्ली नहीं कर लेंगे तब तक तसल्ली जवाब नहीं आएगी, क्योंकि आपको इसी बोलने के हिसाब से आपको टिकट मिलेगा। और मैं जो बात कर रहा हूं वो कुछ और कर रहा हूं। मैं ये कर रहा हूं कि कैसे बात को आगे बढ़ाया जाए। आज जो बहस हो रही थी, बहस क्या हो रही थी, बातचीत हो रही थी, सारे लोग आपस में दोस्त हैं। उसके बाद ब्रेक में सारे लोग चाय पीते हैं, समोसा भी कभी कभी खा लेते हैं। हाँ जी, राघवेंद्र जी को नाराजगी हमसे? नहीं, आपसे कैसे हो जाए? आपको तो पूरे भारत से नाराजगी नहीं, हमसे, हम क्यों करेंगे? अरे वाह, बताइए। सब प्यार करने वाले। कोई बस, राघवेंद्र जी ने कह दिया, मानस के मर्मज्ञ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा, लेकिन 2-4 लोग हैं जिनसे मुझे लगता है कि बातचीत करनी चाहिए। बहुत बहुत, क्या खरीद लिया आज? क्या खरीदा? क्या है? कुछ गोल्ड धनतेरस के लिए। क्या लिया? गोल्ड? जी। गोल्ड में क्या लिया है? ब्रेसलेट लिया। अरे ये तो बड़ा जबरदस्त निकाला है भाई, अरे वाह, ब्रांडेड है? हाँ, टैक्स देकर लिया 3%। भाई साहब टैक्स जरूर दीजिए जी, और पैन नंबर भी डाला। अब ये जरूर करिए, पैन नंबर भी डाला, टैक्स। ये देखिए, क्या नाम हो गया आपका? सुबोध सिंह। सुबोध सिंह को जो है ना 3 बार जो है ना बस आगे दिखाइए, बहुत बढ़िया, ऐसे करिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब, बढ़िया है ना सब? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नमस्ते, मैं बहुत देर से देख रहा था आपको। कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा से। तो आज कुछ खरीदा? अभी खरीदा या खरीदेंगी? लाइन में नंबर है। लाइन में नंबर है? तो मतलब इतनी लंबी खरीदारी में टाइम लगेगा? 2 घंटे। 2 घंटे तब नंबर आएगा? जी। लेना क्या है? कॉइन। उसको शेर कहना है तो बताइएगा। अच्छा, तो फिर हमारे कविता देश में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, ये हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से उभारते हैं। 2023 का डेटा दे रहा हूं, केवल और केवल बंगाल का है कि दुर्गा पूजा के समय 75,000 करोड़ का बिजनेस बंगाल में हुआ है।
उसी तरह दिवाली है, ईद है, जितने भी फेस्टिवल भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, क्या इनसे जो ये इतने बिजनेस हो रहे हैं, क्या इससे ग्रोथ, जो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं? मैं तो आपने जॉब की बात करी, मैंने तो आज शो ही जॉब से शुरू किया था। 51 हजार जो है, जो सरकारी नौकरियों के नियुक्त पत्र बांटे गए प्रधानमंत्री के द्वारा, मैंने उसी से बात की थी। और 8,50,000 13 रोजगार मेले में बांट दिए गए। आप तो च्युइंगम जमाइए, दूर से मजा लीजिए। बातचीत के लिए तो हम ही लोग हैं, टैक्स भी दे रहे हैं और मजा भी ले रहे हैं आप। अरे कम से कम आगे आ जाइए मोहब्बत में, कम से कम ये जब दुकान खोली है इन्होंने तो इस दुकान का तो मजा लीजिए ना। क्या नाम है भाई साहब? हैं? इतना बोलना पड़ा था भाई राजीव जी, यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना खेलेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम आपसे बात करते हैं, कहाँ से आना हुआ? नोएडा। नोएडा से। आगे आइए थोड़ा सा। इनका नाम क्या है? कृतिका। 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 और आपका? कनिका। कनिका। तो आज क्या लिया साहब? ये बाउल लिया है सिल्वर का। सिल्वर का बाउल लिया है। वाह साहब, क्या बना? कहाँ खड़ा हूं मैं? अच्छा, ओ क्या हुआ? हाँ जी, मार्केट ही जौहरी का। हाँ, जौहरियों का मार्केट है, बड़े बड़े ब्रांडेड वाले यहाँ पे हैं। लाइन लगी है। तो कितनी देर में नंबर आपका आया था सर? काफी लंबी लाइन थी। काफी लंबी लाइन थी, लग गया था। अच्छा जी। हाँ जी। तो कुछ आज कहना चाहेंगी? आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहेंगी? कोई भी बात, बच्चों से लेकर, समाज से लेकर और स्कूल से लेकर और सोसाइटी तक, जो भी मन में आए या जो इच्छा है, या आप बोले या आप बोलिए। नहीं, सभी को जो बात हुई अभी कि टैक्स पे करना चाहिए, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो बिजनेसमैन हैं, खास करके जो लोग छोटे वाले बिजनेस हैं या बड़े बिजनेस हैं, सब लोग टैक्स के दायरे में आए ताकि सबका विकास हो और सब लोग आगे बढ़े, जिससे कि वहां तक भी रोशनी जाए। जो ठीक बगल में बच्चा खड़ा है वो भाग गया, वो भी इधर से भाग रहा है और वो वहां तक है। यहाँ जा, यहाँ तक आए, यहाँ तक रोशनी आए। मैं यार बस दो, सिंह साहब दो दीजिए। ब्रेसलेट हमको भी खरीदना है आज, तो ब्रेसलेट में भी खरीद। टैक्स दिया वो एजुकेशन पे भी खर्च होना चाहिए और एजुकेशन बिल्कुल वही मैं बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ उसी। जो रोशनी जले, सिंह साहब, जो रोशनी जले वो उसका जो दिया है वो वहां तक जाए, ये मकसद है और यही मकसद होना चाहिए। और यही बातचीत का कुल मिला के जमा पूंजी यही बात थी जो इतनी देर से हम सिलसिला जोड़ रहे थे। सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों को मौका देते हैं, फिर समाजवादी और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कांग्रेस जी। हरनाम जी, देखिए, देश में ये एक तरीके का मैं कहूं कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करा जाता बार बार भाजपा के, जैसे कि 2014 के बाद से इन्होंने एक ऐसी ग्रोथ ले आए हैं, ऐसी तरक्की ले आए, उससे पहले देश में शायद कुछ था ही नहीं। ये इस तरीके की बातें कर जितने देश में इससे पहले सरकार, ये प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत भी दी है, या अपनी कुर्बानी भी दी है, या अपनी मेहनत भी की है, ये कहीं ना कहीं उनके साथ एक तरीके से बेईमानी है। देश ने मिलकर तरक्की की है, आज भी तरक्की हो रही है, कम हो रही है, ये अलग बात है, लेकिन इससे पहले जितना देश ने तरक्की की है, और अगर रोजगार की बात पर आज आपका जो शो हो रहा है, तो मैं कहूंगा पहले तो रोजगार मिलते ही सरकारी थे, इतने रोजगार थे कि लोग कम लेने के लिए तैयार थे, लेकिन रोजगार थे। आज मुश्किल ये है कि आज रोजगार नहीं है और लोग एक छोटी सी पोस्ट के लिए आज पीएचडी होल्डर्स तक अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं और जो रोजगार निकल रहे हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवा इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान अपने रोजगार को लेकर है। तो इस पर सरकारों को गंभीर होना चाहिए। मोदी जी ने 4,000 दिए, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसकी रफ्तार उन्हें 100 गुना बढ़ानी चाहिए, क्योंकि देश के जो बेरोजगार हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त महंगाई से भी त्रस्त हैं। राइट। इन्होंने दो बातें कही, दोनों बातें। एक बात पे 5 सेकंड लूंगा, जिसपे ये कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत। अरे साहब, जिन पार्टी ने समर्थन किया था कि उनके कातिलों को राजीव गांधी जी के छोड़ दिया जाए, उनके साथ तो मिलकर आप सरकार चला रहे हैं। दूसरी बात ये आती है, ये मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल इनका 2004 से 2014 के पहले कहता। आप किसी से पूछिए, गूगल ये बहुत खोजते हैं, गूगल से पूछ लीजिए ना साहब कि इन्फ्लेशन रेट क्या था 2004 से 2000, फिजिकल डेफिसिट क्या था उस टाइम पर डिफेंस एक्सपोर्ट क्या था उस टाइम। मोन्टेक सिंह आलू वालिया जी वर्ल्ड बैंक में जॉब करके आए थे, शास्त्री भवन में 30 लाख का टॉयलेट बना रहे थे, लेकिन देश का रोजगार नहीं देख रहे थे। उसके बाद आते हैं, रागा का एरा आता है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार आती है, कहते हैं कि हम इतना जबरदस्त खटाखट देंगे 8500 रुपए। अरे साहब, आपकी सरकार थी 8500 रुपए, आप 500 दे देते, लेकिन आप कलेक्टर बनाते वहां की स्थिति यह हो गई कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन देने का पैसा नहीं हो गया। आपको शौचालय में वहां पे कर लगाना पड़ गया, लोग वहां पे सरकारी कर्मचारी आंदोलन करने लग गए। हरियाणा के अंदर इनकी सरकार रिपीट नहीं हुई, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पर सरकार आई,
बिना खर्ची बिना पर्ची के वहां लोगों को नौकरी दी गई। इनके लेकिन रोजगार समझ में नहीं आएगा। कर्नाटक के अंदर देखिए, तेलंगाना के अंदर देखिए, कर्नाटक के अंदर वाल्मीकि योजना का पैसा ये लोग उठा के क्या अपने लग्जरी में खर्चा करने लग गए। ये है कांग्रेस का दोहरा चरित्र। ये डेवलपमेंट क्या करना चाहते हैं, अपना रोजगार देखना। तो माफ करिएगा, राहुल गांधी कभी रोजगार नहीं पा सकते। मैं कांग्रेस को ही दूंगा। देखिए भाई साहब, अगर आपने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की बात की है, उनसे बढ़िया और बेहतर अर्थशास्त्री तो मैं समझता हूं पूरे देश उसको मानते हैं। और सुनिए, पूरे वर्ल्ड में जब रिसेशन थी, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका जैसा देश जब डूब रहा था, उस वक्त भी हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा था, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक कैश इनकम थी। आज आपने जो इसको डिजिटल करा है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों की कमर तोड़ दी है। उस वक्त लोगों के घरों में कैश पैसा होता था। मनमोहन सिंह जब रिसेशन पूरे वर्ल्ड में था, हिंदुस्तान में इसलिए रिसेशन टच नहीं होता। अरे छोड़िए आप ये बातें, किनके यहाँ निकलता था, आज किस किस के यहाँ कैश निकल रहा है। आप देखिए, ईडी का ही तो कह रहे हैं इस वक्त कैश। मैं बता देता हूँ कहां पर। रुकिए, सर कैश मैं बता देता हूँ कहां है। अरे भैया कैश है अडानी के पास। रुके, अरे वो वहां तक चर्चा ना लाइए, यहाँ आगे आइए। पूरी दुनिया में रिसेशन है कि नहीं है इस समय? हाँ जनाब, में जवाब देना, बस ये प्रश्न में टिक करना है, इससे ज्यादा कोई है ही नहीं चांस। पूरी दुनिया में इस वक्त रिसेशन है, मंदी, रिसेशन में मंदी है दुनिया में। नहीं, मैं दुनिया में पूछ रहा हूँ गुरुजी। हाँ जी, दुनिया में होगी पर भारत में नहीं है। आज ई रिक्शा वाला भी 500 रुपए रोज के कमाता है। सोचिएगा नोएडा में, समझिएगा। नहीं, मैं इनसे पूछ रहा था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टमाटर 120 रुपया। अरे मैंने जो यही है निबंध, हमने गाय पे पूछा था, रट के आए थे कुत्ते पे, तो लिखेंगे कुत्ते पे। अरे पूछिए ना, बताइए है कि नहीं? आप जो कहना चाह रहे हैं वो भी मैं समझ रहा हूं कि आप जो कहना चाह रहे हैं, मनमोहन सिंह के समय पे जो रिसेशन हुआ था पूरे दुनिया में, उससे ज्यादा कभी रिसेशन नहीं हुआ। बड़े बड़े देश, अमेरिका, एक सेकंड, अमेरिका जैसे देश जहां घुटने टेक गए थे, वहीं भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने का काम किया था। कैसे? और अरे कैसे, ये कोई कैसे? देखिए, एक मैं बताऊं, एक चीज मैं बताऊं, पैरेलल मनी जो है वो किसी भी तरह से बहुत, मैं ये कह रहा हूं कि वो बहुत और फंडामेंटल्स नहीं रहे होंगे, लेकिन जो पैरेलल मनी है वो किसी भी तरह से, जो पर्ची वाला मामला है वो कतई नहीं। आपको टैक्स के दायरे में तभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो पाएगी, तभी हाशिए पे उठे हुए लोग बाहर आएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टैक्स तो हर व्यक्ति को देना चाहिए, चाहे वो उद्योगपति हो, कोई वो। यहाँ पे एक वाला फ्री आ गया क्या? हालांकि बजा रहे हो। टैक्स देना इसलिए जरूरी है, जैसे आप कह रहे थे कि बच्चा भी दिख रहा था कि जो गरीब है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, वहां तक भी विकास पहुंचे, उसको भी सुविधाएं मिले। अभी कह रहे थे कि खटाखट 8500 रुपए। अरे भैया 14 लाख तो तुम भी डाल रहे थे अकाउंट में, 15 लाख, तो 15 लाख रुपए कहां डाल दिए? अगर आपने नहीं डाला तो फिर दूसरा क्या करे? ये आज एक बात सही हो गई कि संविधान कोई खतरे में नहीं है। मतलब जो कह रहे थे वो आज बिल्कुल इन्होंने, राघवेंद्र जी ने कह दिया संविधान कोई खतरे में नहीं। जी, अरे रुको यार। हाँ जी, देखिए, संविधान इनका तब तक खतरे में रहता है जब तक चुनाव लड़ते हैं। बात यह है, जब रोजगार की बार बार बात करते हैं, ये लोग सेल्फ रोजगार की बात करते हैं, अपने परिवार के रोजगार की बात करते हैं, ये देश के विकास की बात नहीं करते हैं। भाई, आपकी सरकार थी प्रदेश में और आपके अलायंस पार्टनर की सरकार थी केंद्र में, कम से कम कोई एक स्टेट डेवलपमेंट का मॉडल बताए होते, लेकिन कोई स्टेट डेवलपमेंट का मॉडल इनके पास में नहीं था। ना अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा अगर नीचे था, अनएम्प्लॉयमेंट इनके टाइम में, एरा में था। ये बता दो, उत्तर प्रदेश में आपका दूसरा कार्यकाल अभी लगातार चल रहा है, कितने रोजगार आपने दिए? आपने वादा क्या किया था, बता दीजिए। जी जी, प्रतीक भाई, रोजगार की जहां तक बात हो रही है तो हमारे दो को रोजगार जो है वो भरपूर मिला है। और फिर मैं कहूंगा, ये जो आम जनता खड़ी है, जिनके पास ईएमआई, जिसका कष्ट आप सीधे डायरेक्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत महसूस कर रहे हैं। फिर मैं कहूंगा 16 लाख करोड़ रुपए 16 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों का राइट ऑफ होता है। लेकिन अगर आम जनता की अगर 1 या 2 ईएमआई गाड़ी की बाउंस हो जाए, घर की बाउंस हो जाए, तो रिकवरी वाले पहुंच जाते हैं। मुझे एक बात तो कम से कम आज इनके ऊपर 100 में 100 नंबर देंगे। इन्होंने वर्ड राइट ऑफ यूज किया है आज इन्होंने। हाँ बिल्कुल, मैं आपको 100 में 100 दे रहा हूँ राइट ऑफ पे लिए। प्रतीक जी, चलिए देर आए दुरुस्त आए। राइट ऑफ का मतलब ये होता है जो लगातार, जो एक लंबी अवधि तक जो है बैलेंस शीट में अगर आप वो अमाउंट को खड़ा करेंगे तो इसका मतलब आप प्रॉफिट के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे बैलेंस शीट में। तो वाली एंट्री जो है ना,
अरे भैया आपको, अरे सुनिए सुनिए, अरे आम जनमानस के नाम आवेदन करे ना, जो वो तो केस टू केस डिपेंड करता है। दूसरा ये बात हो रही थी मनमोहन सिंह की, मैं ये याद दिला दूं कि मनमोहन सिंह वाज अ गुड फाइनेंस मिनिस्टर 91 से 96 तक, बट ही वाज द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मैं प्रूव कर देता हूं। जो आजादी के बाद से लेकर 60 वर्ष में जो है देश ने कर्ज लिया 18.5 लाख करोड़, और 6 वर्ष में जो कर्ज लेते हैं 52.5 लाख करोड़ जो है, और उस कर्ज का जो डिप्लॉयमेंट था वो डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट में नहीं था, वो डिप्लॉयमेंट आपका जो है फ्रीवीज में था। दिस वाज द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ द कंट्री। जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड बोल रहा हूं, तो मनमोहन सिंह वाज द बस प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। 2014 के बाद कितना ले लिया? 2014 के बाद आप तो कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हैं भाई। 2 लाख करोड़ से ज्यादा ले लिया, 150 था। अरे वही बता रहे मनमोहन सिंह के लिए, अपने लिए क्यों कह रहे हो? अरे मैं तो भाई ये कहूंगा कि बहस तो बहुत हो गई। नर नारियों ने प्रेम के दीपक जलाए हैं, 14 बरस के बाद मेरे राम आए हैं।